अच्छा चले चले ठीक है। मेरा ख्याल माइक माइक का कोई इशू था, तो अब आई थिंक सो कि सबको आवाज आ रही है। चले जी, पहले आपकी आपसे पूछ लेते हैं कि जी आवाज आ रही है अब मेरी? जिन लोगों को मेरी आवाज आ रही है वो हैंड रेस करेंगे जी। आई थिंक सो कि अब ठीक है जी। मेरा ख्याल वो हम माइक ऑन करना भूल गए थे, तो दैट्स ऑल। अब ठीक है। तो मैंने कल का लेक्चर थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूं। कल का लेक्चर जो है वो रिव्यू कर रहे हैं कि कल हमने एवरेज स्टार्ट किया। एवरेज क्या है? एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू टू रिप्रेजेंट द होल डेटा। अब एवरेज कौन से मेथड से कैलकुलेट करनी है? 5 मेथड्स हैं, लेकिन ये अल्टरनेटिव्स नहीं है। जब हम अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं तो इससे मुराद होती है कि कोई भी फार्मूला यूज कर लिया जाए, आंसर तो उससे एक ही आना है, लेकिन ये अल्टरनेटिव्स नहीं है। किसी सिचुएशन में हम देखेंगे कि ये जो मीन है, जिसे हम अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, एक ऐसी सिचुएशन भी आएगी जिसमें आपको शायद मना किया जाएगा कि अरिथमेटिक मीन नहीं कैलकुलेट करना। वो इस सिचुएशन में ठीक नहीं है। जैसे कुछ मेडिसिन होती है या कोई फ्रूट होता है, बड़ा अच्छा होता है सेहत के लिए, लेकिन किसी सिचुएशन में डॉक्टर एक स्पेसिफिक फ्रूट को मना कर देते हैं कि इस सिचुएशन में ये आपको बेनिफिट नहीं देगा बल्कि उल्टा नुकसान करेगा, तो आपने फला 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 चीज नहीं खानी ना। समटाइम वो आपको इस बात से मना करते हैं। तो इसी तरह से एवरेज कैलकुलेट करने के लिए फिलहाल आपको एक ही मेथड आता है, तो आप एवरेज या मीन को अल्टरनेटिव वर्ड्स में यूज कर लेते हैं। लेकिन अब आपने याद रखना है कि मीन जो है वो एवरेज कैलकुलेट करने का सिर्फ एक मेथड है, मीन। और इसके अलावा और भी एवरेज कैलकुलेट करने के और भी मेथड्स हैं। तो मीन तो सिर्फ एक मेथड है, और इसके अलावा भी और मेथड्स हैं एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है कि जो डिफरेंस बर्ड और स्पैरो में है, जो डिफरेंस कार और टोयोटा कार में है, वही डिफरेंस एवरेज और मीन में है। अब बर्ड स्पैरो में क्या डिफरेंस है? बर्ड तो बहुत सारे हो सकते हैं, स्पैरो उसकी एक पर्टिकुलर टाइप है, सिर्फ एक है। कार जनरल क्लास है, बहुत सारी कार्स हो सकती हैं, जिसमें से टोयोटा एक स्पेसिफिक है। एवरेज बहुत सारे मेथड से कैलकुलेट हो सकती है, उनमें से मीन एक स्पेसिफिक है। आई थिंक सो अब आपको एवरेज और मीन में फर्क नजर आ गया होगा कि एवरेज इज अ जनरल क्लास। देयर आर 5 डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट द एवरेज एंड वन ऑफ द मेथड इज मीन। we may use mean to find its average of the data. अब जितने भी हमने फार्मूले पढ़ने हैं, याद हमने ये रखना है कि हमने उनको दो सिचुएशन में पढ़ना है। अगर डेटा हमारे पास अनग्रुप हो, तो फिर आपने ग्रुप नहीं बने हुए, फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं बना हुआ, तो फिर आपने एवरेज कैसे कैलकुलेट करनी है या कौन सा फार्मूला यूज करना है? और अगर ग्रुप्स बने हुए हों, इसे फ्रीक्वेंसी डेटा भी कह देते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर अवेलेबल हो, तो फिर एवरेज की नोटेशन तो वही रहेगी, मीन की नोटेशन तो वही रहेगी, लेकिन फार्मूले में क्या चेंज आएगी? जहां आप अनग्रुप में समेशन एफ लिखते थे, ग्रुप में आपने उसके साथ एफ अटैच करके एंड देन समेशन एफ जो है वो आपने यूज कर। तो ये ग्रुप डेटा सेट के लिए, फ्रीक्वेंसी डेटा सेट के लिए आपके पास एक फार्मूला आ गया। इसके बाद इसी फार्मूले को मैंने एक्सटेंड किया था। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास एक नोटेशन बनेगी। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक नोटेशन बन जाएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। खत्म नहीं रहा, विद डस्टर टाइप की चीज हो। चले, ये पता नहीं क्या कर स्लाइड चेंज करता है ये। चले,
तो हमारे पास ये जो फार्मूला था n x बार इज इक्वल टू समेशन x, ये कल हमने 3-4 जो कैलकुलेशंस की थी उसमें इसी चीज को पढ़ा था कि अगर हमें हर वैल्यूज को मीन समझ ले, टोटल डेटा में n वैल्यूज हैं, इनको जमा करना हो तो आंसर वही आएगा जब आप एक्चुअल वैल्यूज का सम करेंगे, नॉट सपोज्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यूज को सम करने से जो आंसर मिलेगा वही आप सपोज्ड वैल्यूज को ये सम ही किया हुआ है, रिपीटेड सम है ना, हर एक को आपने एक ही कंसिडर करना है कि अगर हर वैल्यू मीन के बराबर है और उसका सम कर दें या एक्चुअल वैल्यूज का सम कर ले तो दोनों जो है वो सेम आ जाएंगे। इसी बेस पर हमने ये कैलकुलेशन की। उसके बाद इंपॉर्टेंटली 3 प्रॉपर्टीज आपसे डिस्कस की गई। पहली प्रॉपर्टी ये डिस्कस की गई कि अगर वैल्यूज की डेविएशन मीन से ली जाए और उसका सम किया जाए जरूर आंसर 0 आएगा, और मीन के अलावा अगर कोई वैल्यूज लेके आप डेविएशन लेके सम करेंगे तो 0 नहीं आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी ये पड़ी थी कि अगर हम मीन से ही डेविएशन ले लेकिन सम करने से पहले उसको स्क्वायर कर ले, स्क्वायर डेविएशंस, तो इसका आंसर कम आएगा अगर आप डेविएशन मीन के अलावा किसी भी और नंबर से लेके स्क्वायर सम करेंगे। तो हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन इज मिनिमम। और एक और चीज कि जो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन होगी वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगी, वो नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। और तीसरा जो इंपॉर्टेंटली है, और अगर आप अपने स्टडी टेक्स्ट देखें जो आई कैप ने आपको दी हुई है और उसमें जो स्टडी बैंक क्वेश्चन बैंक है उसमें 4 से 5 जो आपकी क्वेश्चन हैं वो शायद इसी एक प्रॉपर्टी से रेलेवेंट है कि डेटे को अगर हम ट्रांसफॉर्म करें, ट्रांसफॉर्म 2 तरह से हो सकता है, डेटे में कोई चीज ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर लें एनी कांस्टेंट, या डेटे को मल्टीप्लाई कर लें और डेटे को डिवाइड कर लें किसी भी कांस्टेंट से। इसको हम चेंज ऑफ रीजन बोलते हैं, इसे चेंज ऑफ स्केल बोलते हैं कि जी डेटा चेंज होगा तो क्या मीन भी चेंज होगा? जरूर मीन भी चेंज होगा। अब क्या चेंज आएगी? सिंपल इज दैट कि जी डेटे में क्या चेंज आ रही है, हर वैल्यू 2 इंक्रीज कर रही है या हर वैल्यू में 4 की इंक्रीज आ रही है तो डेटा का मीन भी 4 इंक्रीज कर जाएगा। हर वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई हो रही है तो डेटा का मीन भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास फर्ज करें डेटा है, मैं इसे b से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चेंज ऑफ स्केल हो गया, a ऐड कर लिया ये चेंज ऑफ ओरिजिन हो गया, नया डेटा बना दिया, y उसका नाम रख दिया, और पूछा जाए कि y का मीन बताना हो क्या होगा तो हम कहेंगे जो चेंज डेटे में आ रही है वही चेंज मीन में भी आ जाएगी। सेम चेंज जो है वो मीन में भी एग्जिस्ट कर जाएगी। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि अरिथमेटिक मीन, जिसको सिंपली मीन बोलते हैं, इज इफेक्टेड बाय बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल। दोनों से ये इफेक्ट होती है, ये ओरिजिन से भी इफेक्ट होती है और ये स्केल से भी इफेक्ट होती है। ठीक है जी। अब यहां तक हमने एक्चुअली कल किया था तो मैंने रिकैप कर दिया है कल का लेक्चर। इसके रेलेवेंट अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। थोड़ा डिले हो सकता है। जी जवेरिया, आपने हाथ खड़ा किया था, क्या प्रॉब्लम है आपको? सर मुझे इसी में प्रॉब्लम है, इसी पॉइंट में, इस पॉइंट की मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने इसको ट्राई किया था घर में भी और मुझे ये अंडरस्टैंड नहीं, मैं इसको कर पाई नहीं, कल हमने एक एक्सरसाइज की थी जिसमें मैंने आपको 3 वैल्यूज लिख दी थी, डेटा की 3 वैल्यूज मैंने जो है वो लिख दी थी और फिर कहा था 3 वैल्यूज लिखने के बाद कि ये एक डेटा सेट है
फर्ज करें एक वैल्यू 2 है, एक 3 है और एक 4 है। इसका अगर आप मीन कैलकुलेट करते हो तो 3 आता है मीन, ऐसा ही है ना? आप मेरी आवाज सुन रही हैं जवेरिया? जवेरिया आपका माइक मेरा ख्याल प्रॉब्लम कर रहा है, वो सही तरह से कनेक्ट नहीं है, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। अगर हम इस डेटा सेट में लाइक एक ये डेटा सेट है और उसमें एक वैल्यू 2 है, एक 3 है, एक 4 है और उसका मीन हम कैलकुलेट कर लेते हैं विच इज 3। डेटा सेट में चेंज आ गई, फर्ज करें डेटा सेट में 2 ऐड कर दिया तो ये 4 बन गया, ये 5 बन गया और ये 6 बन गया। अगर आप इस डेटा सेट का मीन कैलकुलेट करते हो 4 और 6 10 15 तो ये आपके पास 5 आता है। पहली बात कि अगर डेटा में देखें हर वैल्यू में कितनी इंक्रीज आ रही है, 2 की इंक्रीज आ रही है, हर वैल्यू में 2 की इंक्रीज आ रही है। अब आप नोट करेंगे कि मीन में भी 2 की इंक्रीज आ गई है, पहले मीन 3 बन रहा था और अब मीन 5 हो गया है। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो चेंज डेटा में आएगी एग्जैक्टली वही चेंज उसके मीन में भी रिफ्लेक्ट होगी। डेटा में क्या चेंज आ रही है, हर वैल्यू में 2 की इंक्रीज आ रही है, तो आप कह सकते हो जी कि जो नया डेटा बनेगा उसका मीन भी प्रीवियस मीन से 2 ज्यादा ही होगा। तो देखिए 2 ज्यादा ही है, ठीक है ना? और इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन कर दें, अगर हर वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कहा जा सकता है कि जो डेटा बनेगा उसका जो मीन होगा वो भी जरूर 3 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा, 9 बन जाएगा उसका मीन। तो जो चेंज डेटा में एग्जिस्ट होनी होती है एग्जैक्टली वही चेंज उस डेटा सेट के मीन में भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। जी, अगर और किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो अभी तक जो हमने पढ़ा है इसके रेलेवेंट, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है? जी ऑन, आपका माइक ऑन है, क्वेश्चन। यस सर, ये नोट्स पे पेज नंबर 15 है, वहाँ पे प्रॉपर्टीज के नीचे एग्जांपल नंबर 9 है जी, वो थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है, अगर आप एक दफा वो समझा दें तो। अच्छा चले मैं देखता हूँ, मेरे पास फिलहाल नोट्स नहीं, मैं उसे लेकर आता हूँ तो मैं फिर इसको देखता हूँ। एग्जाम्पल 9 आपने कहा है, मैं एग्जाम्पल 9 देखता हूँ क्या है। सामा, आपका क्या क्वेश्चन है? सर ये जो आपने फॉर्मूला बताया है x+2, तो जो फॉर्मूला जो है उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों एक साथ की हुई हैं सर, वो एक साथ वो जरा करके दिखाते हैं जिस तरह आपने ये वाली की है। देखिए ना, अगर फर्ज करें 2, अगर आपके पास 2 प्लस 2 प्लस 3x दोनों चीजें मैंने एक साथ कर दी हैं, तो इसका मतलब है डेटे को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2s are 6 और उसमें 2 ऐड कर दें, 8 बन जाएगा। नेक्स्ट 3 3s are 9 प्लस 2 कर दें 11 बन जाएगा, और 4 3s are 12 और प्लस 1 करें 14 बन जाएगा। तो डेटा मैंने चेंज कर लिया, इस दफा दोनों चेंज एक ही डेटा में करती है, चेंज ऑफ ओरिजिन भी कर दिया है और चेंज ऑफ स्केल भी कर दिया, दोनों एक साइड करती है। अब मैं कह रहा हूं कि इस डेटे का मीन कैलकुलेट करें। इस डेटे का मीन कैलकुलेट करने के लिए, इस डेटे का मीन कैलकुलेट करने के लिए आप देखेंगे कि जो प्रीवियसली डेटे का मीन है 3, वो भी जरूर 3 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस इसमें 2 हो जाएगा। 3 3s are 9, 9 प्लस 2 11। तो क्या चेक करें कि इस डेटे का मीन 11 आ रहा है? यस, ठीक है ना? जो चेंज मैं डेटा में परफॉर्म कर रहा हूं एग्जैक्टली वही चेंज उसके मीन में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बड़ा आसान है इस प्रॉपर्टी को याद रखना, द चेंज विच एग्जिस्ट इन द डेटा आल्सो विल एग्जिस्ट इन द मीन ऑफ द डेटा, चेंज ऑफ रीजन एंड स्केल।
अब आपको क्लियर है ये Yes. पॉइंट? चले, Yes. एग्जाम्पल नंबर 9 हम देखते हैं क्या है। मैं उसको एक मिनट मैं आपके लिए लेकर आता हूं जी, इसको आप करें। किसी ने क्वेश्चन किया था कि जी एग्जांपल नंबर 9, तो पहले तो मुझे जरा थोड़ा सा हैंड रेज करें कि किसने क्वेश्चन 9 के लिए कहा था। क्वेश्चन 9 को एक्सप्लेन करना किस स्टूडेंट ने कहा था? अनोबास ने कहा था जी। ऑन, अब आप पूछें क्या प्रॉब्लम क्या है आपको इस एग्जांपल के रेलेवेंट? ये सर जो इस पे y वाला कॉलम है ना जी, इसके बारे में पूछना था। ये जहाँ पे 2x है वहां पे 3 क्यों नहीं है? क्या ये 2 का ही इजाफा करेंगे? मैंने एग्जांपल दिया आपको। मैंने कहा है कि इफ एक एग्जांपल जब देंगे तो मैंने इसलिए जनरल स्टेटमेंट लिख दी थी ना कि a प्लस बी एक्स की एक जनरल स्टेटमेंट मैंने मेंशन कर दी थी। जनरल स्टेटमेंट मैंने मेंशन की थी वहां पर। तो इसका मतलब है कि आप उसकी जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे कुछ लेना था ना ए और बी को, लाइक a प्लस बी एक्स, यहाँ b जो है वो मैंने 2 लिख दिया है और a को 3 लिख दिया। जब कहा गया है कि टेक ए बी एनी वैल्यू, लिखा हुआ ना एनी वैल्यू, अगर आप स्लाइड्स में देखें कि इसमें ए बी जो है वो कोई भी वैल्यू आप प्लेस कर सकते हो। तो एग्जांपल के तौर पे आपने कुछ प्लेस करना था ना, तो कुछ भी आप लिख सकते हो। आप अगर अपना क्वेश्चन बैंक देखें तो उसमें उसने एग्जामिनर ने यही किया हुआ है। तो डेटा देने के बाद ना ऐसे जरा डेटे को 4 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करके कहता आप बताएं मीन क्या बनेगा। आपके जी मीन भी 4 से मल्टीप्लाई होगा और उसमें 5 ऐड हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे ए बी की कोई वैल्यू प्लेस करके रख दी और ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जो चेंज डेटा में आ रही है एग्जैक्टली वही चेंज उसके मीन में भी इफेक्ट होगी। अब आपको क्लियर है पॉइंट? यस सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब मैंने लास्ट नेक्स्ट कहा था कि आप लोग वेटेड रिथमेटिक मीन पढ़कर आएंगे। वेटेड रिथमेटिक मीन क्या चीज है? ये रिथमेटिक मीन ही है। आप उसकी एक ये कह सकते हो कि उसकी एक टाइप है रिथमेटिक मीन की, मतलब एक सिचुएशन कह लें कि हर जगह पर हम ये नहीं है। देखें घरों में फर्ज करें आपके पेरेंट्स जो हैं वो बहन भाइयों से कुछ डिस्कशन करते हैं, किसी जगह पर जाना है तो पूछते हैं हाँ भी बताओ कहाँ जाना है, तो आप भी मशवरा देते हैं कि यहाँ जाना चाहिए। कोई कहता है जी कि सैर करने के लिए वहां जाना चाहिए, कोई कहता है जी पिकनिक के लिए वहां जाना चाहिए। अच्छा, जब सारे पेरेंट आपके जो फादर हैं वो सब बहन भाइयों से आपसे डेटा ले लेते हैं कि कहाँ जाना चाहिए, तो फिर आप वो कहते हैं अच्छा मैंने अब आप सबकी बातें सुन रही हैं और अब ये मैं डिसीजन कर रहा हूं कि हमें वहां पर जाना चाहिए। अब होता क्या है कि हो सकता है उस वो जो आपके फादर ने डिसीजन किया है उसमें आपके जो बड़ी भाई हैं उनकी बातों को या जो उन्होंने कहा था आपके फादर ने वो भी डिसाइड कर दिया है। तो आप कहते हो कि अब्बू आपने भाईजान की बातों को बड़ी इंपॉर्टेंस दी है या उनके मशवरे को आपने बड़ी वेटेज दी है, हमारी आपने बात सुनी ही नहीं है। तो वेटेज, इंपॉर्टेंस, यही अब कहा जा रहा है कि वैल्यूज जिनको आपने जिनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, फिलहाल जो हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा है उसमें जितनी भी डेटा वैल्यूज हैं
हमारे लिए वो सब एक जैसी हैं, कोई उसमें इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई उसमें आप ये नहीं कह सकते कि जी इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है और इसकी इंपॉर्टेंस कम है। लेकिन देखेंगे एक सिचुएशन में कि कुछ कभी ऐसा भी होता है समटाइम्स कि जो वैल्यूज हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंस नहीं है, इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि जो वैल्यू जिनका अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करना कंसर्न होगा, उसमें किसी वैल्यूज की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी और किसी वैल्यूज की वेटिंग या इंपॉर्टेंस कह लें वो हमें कम होगी। और ये जो इंपॉर्टेंस है इसको हम वेट्स बोल देते हैं, कहते हैं ना वेटेज। पहले जी फलां की वेटेज ज्यादा है, फलां की वेटेज कम है, तो इंपॉर्टेंस की बात कर रहे होते हैं ना आप। वही असाइन वेट्स, और वेट को हम W से लिख देते हैं, टू द ऑब्जर्वेशंस अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस। और उसके बाद वेटेड अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। मैंने x बार मीन के लिए रखा हुआ है, x बार हमने मीन के लिए, और साथ W मैंने लगा दिया, दैट स्टैंड्स फॉर द वेटेड मीन। तो क्या करना है आपने, वैल्यूज को ऐड करने से पहले वेट्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है एंड डिवाइडेड बाय द सम ऑफ वेट्स। तो ये फार्मूला बन जाएगा वेटेड अरिथमेटिक मीन का, जिसमें तमाम वैल्यूज जो होंगी उसको हमने रिलेटिव इंपॉर्टेंस दी हुई होगी। अब किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है या क्या इसका कॉन्सेप्ट है, ये इस एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। एन एग्जामिनेशन वाज हेल्ड to decide about the award of a scholarship in an institution. The weights of the various subjects were different. बता दिया गया है कि जो different papers हुए हैं, different subjects के पेपर हुए हैं, उनकी जो weightage थी वो different थी। The marks obtained by candidates A and B, दो कैंडिडेट हैं, एक A है और एक B है, उनके मार्क्स दिए गए हैं, are given below. If the candidates getting the highest average score is to be awarded the scholarship, जिसका हाईएस्ट एवरेज स्कोर आएगा पर सब्जेक्ट, उसको कहता है जी स्कॉलरशिप अवार्ड किया जाएगा। और ये चीज पहले ही मेंशन है, हर सब्जेक्ट की वेटेज जो है वो वेरियस है, वो सेम नहीं है। जैसे डेटा के मुताबिक एक उस स्टैटिस्टिक्स का पेपर हुआ है, एक मैथमेटिक्स का हुआ है, एक इकोनॉमिक्स का हुआ है और एक पेपर इंग्लिश का हुआ है। अच्छा, जो वेटेज दी गई है ये किसी फार्मूले से नहीं हम कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन में वेटेज बताई गई होगी कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसकी वेटेज 40% है, और लाजमी नहीं है कि वेटेज हमेशा परसेंटेज फॉर्म में ही हो, वो किसी भी फॉर्म में दे सकता है। कह सकता है स्टैटिस्टिक्स की वेटेज 2 है और मैथमेटिक्स की वेटेज 1 है, तो इससे मुराद ये हम लेंगे स्टैटिस्टिक्स की वेटेज मैथमेटिक्स से डबल है ना, वो 2 है, वो वेटेज 1 है। तो ये जो वेटेज होगी ये आपको प्रोवाइड की जाएगी, ये हमने नहीं कैलकुलेट करना या हमने नहीं डिसाइड करना कि अच्छा जी इसकी वेटेज इतनी कर देते हैं, इसकी इतनी कर देते हैं। ये सब्जेक्टिवली मैनेजमेंट बैठी, आप कह लें स्कूल की मैनेजमेंट बैठी और उन्होंने कह दिया जी कि हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो इसमें अच्छा परफॉर्म करेगा हम उसी को ही ज्यादा वेटेज या ज्यादा उसकी बात सुनेंगे। उसके बाद उन्होंने मैथमेटिक्स की वेटेज कर दी लेकिन थोड़ी कम, इकोनॉमिक्स की वेटेज कर दी, कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स से आधी कर दी उन्होंने, बिल्कुल आधी कर दी, और इंग्लिश की वेटेज उन्होंने रखी हुई है लेकिन 10। हो सकता है ये स्कॉलरशिप जो है वो मैथ वगैरह के रेलेवेंट हो, तो उन्होंने समझा कि जो मैथ स्टैट में बच्चे ज्यादा बेहतर है, आल्दो उन्हें इंग्लिश इकोनॉमिक्स भी आनी चाहिए, लेकिन जो बच्चे मैथ स्टैट में अच्छा हैं उनको ज्यादा एज मिलना चाहिए। अच्छा, अगर और स्टैंडर्ड कैंडिडेट ए के नंबर ये हैं, कैंडिडेट बी के नंबर ये हैं। अगर आप दोनों, इसने स्टैट्स में 70 नंबर लिए हैं, मैथ्स में इसके 90 हैं, इकोनॉमिक्स में 50 हैं और इंग्लिश में 60 हैं, अगर इनका टोटल किया जाए तो 4 सब्जेक्ट के इसके टोटल नंबर बनते हैं 270। और इसी तरह से कैंडिडेट बी जो है इसके भी 4 सब्जेक्ट के टोटल नंबर बनते हैं 270। 4 सब्जेक्ट है, 270 टोटल दोनों कैंडिडेट के बन रहे हैं। अगर तो मैं ये वेटेज वाला कॉलम कंसीडर ही ना करूं और कह दूं जी एवरेज स्कोर बताएं, तो मैंने इसे कह दिया है अनवेटेड, कि अगर वेटेज ना दी जाए 270 को 4 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है ना, ये 4 वैल्यूज का टोटल है, और मैं इस वक्त फिलहाल किसी वैल्यूज को, किसी स्कोर को, किसी मार्क्स को कोई वेटेज नहीं दे रहा, सिंपली मैं उनको ऐड कर देता हूं। चारों को ऐड कर दिया है और डिवाइडेड बाय 4 कर दिया है,
तो उसके मुताबिक जो कैंडिडेट ए है उसकी भी एवरेज 67.5 बनती है और बी की भी बननी है। ऐसा ही है क्योंकि दोनों का टोटल 2 बराबर हो गया, दोनों ने 4 पर डिवाइड होना है। और देन तो ये अनवेटेड जो हमने पढ़ा था, जो कल आपको टीच किया गया था, चूंकि कल मैंने वेटेज का कोई वर्ड नहीं बोला था इसलिए मैंने सिंपली इसको मीन ही कहा था, और आज चूंकि वेटेज का वर्ड भी बोल रहे हैं तो मैं अब उसको मैं अनवेटेड बोलूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन में मेंशन किया जा रहा है कि वेट्स डिफरेंट हैं और वेटेज असाइन भी की गई है। वेट्स डिफरेंट हैं और वेटेज जो है वो असाइन भी की गई है। अब चूंकि वेटेज भी असाइन की गई है और उनके वेट्स डिफरेंट भी हैं तो इस हिसाब से अब हमें वेट्स के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना है। अच्छा, 40% वेटेज का एक्चुअली मतलब ये है कि अगर वो बच्चा स्टैट्स में 1 नंबर लेता है, ओनली 1 मार्क्स, तो समझ ले उसने 40 नंबर लिए हैं वेटेज के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर वो मैथ में भी 1 नंबर लेता है तो नंबर तो दोनों सब्जेक्ट में उसका 1-1 है, लेकिन वो 30 के बराबर है। तो इंपॉर्टेंस तो बन गई ना फिर स्टैट्स की कि नंबर वहां 1 ही है लेकिन वहां 1 नंबर 40 का बराबर है और वहां जो 1 नंबर है वो 30 का है। और एक स्टूडेंट इंग्लिश में 1 नंबर लेता है, लिए उसने, आपने जी सारे तो हर सब्जेक्ट में उसका 1-1 नंबर है, अगर वेटेज नहीं देंगे तो मैं तो फिर यही कहूंगा जी बराबर ही है, सब में 1-1 नंबर ही आया है। लेकिन अगर वेटेज देंगे तो मैं फौरन कहूंगा स्टैट्स में सबसे अच्छा 1 नंबर होता है क्योंकि वो 40 का होता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली वेटेड मीन फाइंड करने के लिए हमें उनके वेटेड स्कोर लेने हैं, यानी कि डेटे को वेट से मल्टीप्लाई कर लेना है। सिमिलरली डेटे को वेट से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये बन जाएंगे उनके वेटेड स्कोर। सिंपल है, फार्मूले में भी यही लिखा हुआ है, W को आप उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं क्या करता हूं, 40 मल्टीप्लाई बाय 70, 2800, उसके वेटेड मार्क्स आ जाएंगे। सिंपल इज दैट, एक नंबर अगर 40 का है और वो 70 नंबर ले रहा है उस पेपर में, तो वो 2800 नंबर उसके आए हैं स्टैटिस्टिक्स में। अगर वेटेज को कंसीडर किया जाए 1 मार्क्स इज इक्वल टू द 40, तो ये इसके वेटेड मार्क्स बन जाएंगे। क्लियर ये पॉइंट? तो इस हिसाब से आप दोनों स्टूडेंट के वेटेड मार्क्स कैलकुलेट कर लें, मल्टीप्लाई करें, लिखा भी हुआ है फार्मूले में, W मल्टीप्लाई बाय द डेटा टू गेट द वेटेड डेटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2700, 1000 और 10 मल्टीप्लाई बाय 60 टू गेट द 600। इस हिसाब से जो स्टूडेंट ए है उसके वेटेड मार्क्स जो बनते हैं वो 7100 बनते हैं। इसी तरह से सेकंड स्टूडेंट है, इस 40 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को इससे करेंगे, 20 को 45 से करेंगे और 10 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये उसके वेटेड मार्क्स आ जाएंगे और उसके वेटेड मार्क्स आ रहे हैं 7200। डिवाइड करेंगे वेटेज के साथ, तो जो एक कैंडिडेट है उसके नंबर अब एवरेज बनती है 71, क्योंकि वेटेड का क्या फॉर्मूला है कि सम ऑफ वेटेड मार्क्स ओवर डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स, और सम ऑफ वेट्स जो है, वेट्स का सम वो 100 है। इस तरह से, और सेकंड जो स्टूडेंट है उसके 7200। अब देखें टोटल मार्क्स दोनों के सेम है 270 270, लेकिन वेटेड मार्क्स जो है वो डिफरेंट आ गए। अब इसकी रीजन क्या है, ये ऐसा क्यों हुआ है? सिंपल इज दैट, स्टूडेंट ए उसने यहां पर 70 मार्क्स लिए, बी ने 85 मार्क्स लिए हैं, उसने इस पेपर में 15 मार्क्स ज्यादा ले लिए। अच्छा, जब मैथ्स का पेपर हुआ है तो स्टूडेंट बी ने स्टूडेंट ए से 15 मार्क्स ज्यादा ले लिए। अगर देखा जाए तो आप कहें कि जो स्टैटिस्टिक्स में बी ने परफॉर्म किया था, बेटर परफॉर्म किया था, शायद वो ए में आके, मैथ्स में आके उसने कवर कर लिया, क्योंकि उसके नंबर भी सेम ही आ गए। ठीक है, इकोनॉमिक्स में इसके 5 मार्क्स ज्यादा हो गए और ये कसर निकाल दी उसने इंग्लिश में जाके। तो इसी वजह से जो इधर ज्यादा थे उसके उस पेपर में ज्यादा आ गए, जिसके इधर ज्यादा थे उसके दूसरे पेपर में ज्यादा आ गए, तो इसलिए जो दोनों बराबर हो गए। तो फिर वेटेड में क्यों जाके फर्क पड़ गया? वेटेड में रीजन फर्क करने की ये है कि जो उसने जिस पेपर में अच्छा परफॉर्म किया था बी ने, स्टैट्स के पेपर में, उसकी वेटेज ज्यादा थी। आल्दो उसने इसमें 15 नंबर ज्यादा ले लिए हैं, लेकिन उसकी वेटेज कम है, और यही फर्क जाके पड़ा है डी में। दैट्स वाई
बी की जो वेटेड एवरेज है वो ए स्टूडेंट से बेहतर है, और इस बेस पर अगर आप स्कॉलरशिप देना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि बी विल गेट द स्कॉलरशिप। तो ऐसा कोई भी डेटा जिसमें वैल्यूज की इंपॉर्टेंस सेम नहीं है, डिफरेंट वेटेज के साथ है, उस सिचुएशन में जो मीन कैलकुलेट किया जाएगा उसे हम कहेंगे वेटेड अरिथमेटिक मीन, और उसका जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन का, वो हम कहते हैं सम डब्ल्यू एक्स ओवर सम डब्ल्यू। ठीक, और ये जो वेट्स हैं ये लाजमी नहीं है कि ये परसेंटेज फॉर्म में ही हो, ये वैसे भी कोई नंबर हो सकता है, और इसका जो फार्मूला है और जो इसका वेट्स हैं वो मेंशन हम खुद नहीं किसी फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ये हमें प्रोवाइड किए जाते हैं कि जी अगर इसकी इतनी वेटेज हो, इसकी इतनी वेटेज हो, इसकी इतनी वेटेज हो, अब जरा मीन कैलकुलेट करके बताएं। हमें पता चल गया जी हर एक की वेटेज डिफरेंट है, तो हमने अनवेटेड मीन नहीं फाइंड करना बल्कि हमने वेटेड मीन फाइंड करना है। तो पहले आपने वेटेड डेटा बना दें, वेटेड डेटा मल्टीप्लाई करके, एंड देन फिर उस फार्मूले को आप लोग अप्लाई करके और इसकी वैल्यूज फाइंड कर लें। अच्छा, एक अगर चीज नोट करें, लास्ट टाइम मैंने आपको अरिथमेटिक मीन बताया था अगर ग्रुप डेटा हो, अरिथमेटिक मीन अगर ग्रुप डेटा हो, सॉरी अरिथमेटिक मीन अगर ग्रुप डेटा हो तो फिर ये फार्मूला था। अब देखें वो जो वेटेड मीन है उसमें उसको याद करना बड़ा आसान है, सिर्फ जहां एफ लिखा हुआ हो वहां आप डब्ल्यू कर दीजिएगा, जहां एफ लिखा हुआ है वहां आप डब्ल्यू कर दें, तो आप समझ जाएंगे कि ओके फाइन कि ये वही वाला फार्मूला जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप समेशन की जगह अगर आप उसको इस तरह से यूज कर ले तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि एफ की जगह समेशन डब्ल्यू और इसकी जगह ये अगर आप यूज करते हैं तो देन आप उसकी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर ये पॉइंट। अब आप एक छोटी सी एक्सरसाइज लिखेंगे, कॉपीज अब जब मेरे आपने आना बैठना होता है ना तो अपनी कॉपीज आप साथ रखेंगे। हाँ जी, लिखेंगे इफ a student got 60, 70 and 50 and 50 marks in 2 मिड टेस्ट क्लास का कोई टेस्ट हुआ है तो पहले जो 2 नंबर हैं वो मिड टेस्ट हैं, ये भी मिड हुआ है, क्लास टेस्ट कह लें, मिड टेस्ट कह लें। इन 2 मिड टेस्ट एंड 1 फाइनल टेस्ट, 1 फाइनल टेस्ट, 2 mid test and 1 final test. Find mean marks of student, क्योंकि 3 वैल्यूज है ना, ये फाइनल की है और बाकी 2 मिड टेस्ट हैं। फाइंड मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि जो 3 टेस्ट है उसकी एवरेज फाइंड करनी है, लेकिन साथ कंडीशन है इफ वेटेज ऑफ फाइनल टेस्ट इज डबल, if weightage of final test is double that of mid test,
जो उनके मिड टेस्ट हैं फाइनल की वेटेज उससे डबल है। यहां से अब समझ आ गई कि हर टेस्ट की वेटेज सेम नहीं है, फाइनल की जो वेटेज है वो मिड से डबल है। और अब आपको कहा जा रहा है कि मीन मार्क्स कैलकुलेट कर लेने हैं, और ये आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि जी आपने जो मीन मार्क्स कैलकुलेट करने हैं वो ये वाले करने हैं, क्योंकि उसने कहा ना कि वेटेज जो है वो सेम नहीं है, फाइनल टेस्ट की जो वेटेज है वो डबल देन दैट ऑफ द मिड टेस्ट है। हाँ जी, तो आप अब इसको करेंगे परफॉर्म, आपके पास 2 मिनट हैं और इस 2 मिनट में आपने इसको परफॉर्म करना। जी शाबाश, करें इसको अटेम्प्ट।
हाँ जी, कितने लोगों ने कर लिया प्रॉब्लम? फिलहाल 2 लोगों ने किया, एक अरसलान अनवार ने किया सॉल्व और एक तनवीर शरीफ ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और बाकी अभी तक नहीं कर पाए। देखें, इसमें इशू शायद आ रहा है जी वेटेज। हिंट दे रहा हूं ना मैं, फाइनल की वेटेज मिड से डबल होनी चाहिए, बस जितनी मर्जी वेटेज दे दें। इस स्टेटमेंट की केयर करनी है कि जितनी वेटेज आप मर्जी रख दें मिड टेस्ट की, बस फाइनल की उससे डबल रखनी है। जो भी आपने अपनी मर्जी से मिड टेस्ट की वेटेज रखी हुई है, फाइनल की उससे डबल करके रख दें, तो वेटेज तो फिर आपके पास आ जाएगी। जी, जरा तनवीर से पूछते हैं कि तनवीर ने क्या आंसर फाइंड किया है। जी तनवीर। यस सर, मेरा आंसर है 57%। 57? यस सर। 57 आपका आंसर आ रहा है। और अब हम अरसलान से पूछ लेते हैं कि जी अरसलान, आपका आंसर क्या आ रहा है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर, सॉरी टू से दैट सर, जी सर मेरा नाम जो है अरसलान अनवर है सर, अनवार नहीं है। अच्छा चले ठीक है, मैं इसी नाम सर से ये 57.5 आ रहा है। 57.5 जो है वो आपका आंसर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, आपने अरसलान वेटेज क्या रखी थी? सर मैंने जो सर मिड टर्म थी उसकी 10-10 रखी है और फाइनल ठीक है। टेस्ट की 20 रखी है। यानी कि आपने मिड टर्म टेस्ट की 10-10 रखी थी और फाइनल टर्म टेस्ट की आपने जो है वो 20 डबल कर दी थी। तो ओके ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपने स्टेटमेंट की केयर की है और डबल कर दी। तनवीर, आपने वेटेज क्या रखी थी? तनवीर? सर मैंने मिड की 25 रखी थी और फाइनल की 50 रखी थी। अच्छा जी, आपने मिड की 25 रखी अपनी मर्जी से, कोई बात नहीं। फाइनल की आपने 50 कर दी, तो आपने भी वेटेज अपनी मर्जी से रखी, लेकिन इस चीज की टेक केयर की है कि जी जो फाइनल की है वो डबल होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तो आंसर्स तो फिर दोनों के ठीक आ गए। बिल्कुल, अरसलान का आंसर भी ठीक आ रहा है 57.5, और आप जरा अपनी कैलकुलेशन चेक कर लें, वो 57.5 ही एक्चुअली आ रहा है। तो इस हिसाब से बिल्कुल यही आंसर्स हैं। 57.5 इज द ट्रू आंसर। जो मर्जी है वेटेज आप मिड की रख दें, लेकिन फाइनल की वेटेज उससे डबल करनी है। तो अरसलान ने वेटेज रखी जी मिड की 10, मिड की 10, यहां 2 मिड हैं, दोनों की 10, और फाइनल की उससे डबल 20। उसका आंसर आ गया 57.5। तनवीर ने वेटेज रखी थी 25 फॉर द मिड और फाइनल की उससे डबल 50। उसका आंसर भी सही आया 57.5। और जरा नोट करें, मैंने भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और मैंने शायद जरा सिंपल रख दिया। मैंने कहा मिड की वेटेज 1 कर देते हैं, फाइनल की उससे ज्यादा 2 कर देते हैं। तो देखिए आंसर तो सबके साथ सेम ही आने हैं। अरसलान ने क्या किया था कि इसकी वेटेज जो है वो 10, 10 और 20 कर दी। यही होगा ना? और जब वो इसको सिंप्लीफाई करेगा, या 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर आंसर वही आ जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एक्चुअली क्लियर करना चाहता था कि वेटेज क्या रखनी है। ये नहीं कि अपनी हर प्रॉब्लम में, उस प्रॉब्लम में तो आपको मेंशन की गई थी, लेकिन इस प्रॉब्लम में वेटेज जो है वो इसलिए आपने इस तरह से रखी है कि आपको हिंट दिया गया था कि फाइनल की वेटेज मिड से जब भी 2 अननोन हो। देखिए ना, इसमें हमें मिड की वेटेज पता था ना फाइनल की वेटेज पता है। जब भी 2 अननोन हो लेकिन वो आपस में लिंक हो, जैसे ये थे, तो आप उनको अपनी मर्जी से एक को वैल्यू असाइन कर दें जो भी देनी है, लेकिन दूसरी की जो वैल्यू है, वो जो हिंट दिया हुआ है, वो जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, आपने उसी के अकॉर्डिंगली ही उसको दूसरे को वैल्यू देनी है। जिसमें कहा गया था फाइनल वेटेज शुड बी डबल देन द मिड, लेकिन ये तो नहीं बताया कि मिड को वेटेज कितनी देनी है। दोनों ही अननोन थे, लेकिन 2 अननोन थे, दोनों लिंक थे, तो आपने एक को अपनी मर्जी से वैल्यू असाइन कर दी एंड देन आपने दूसरे की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करके और उसकी वैल्यू डिटरमिन कर। हाँ जी, क्लियर ये पॉइंट? अगर किसी ने अब भी कोई क्वेश्चन या अब भी कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है।
अब भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। जी ओसामा। सर पिछली एग्जांपल में तो अपने अलग अलग कॉलम बनाए थे कि यहाँ पे 2 मिड टेस्ट और एक फाइनल टेस्ट को एक ही कॉलम में क्यों रखा है? और दूसरा सवाल ये है कि जो नहीं, वेटेज है वो ये तो परसेंटेज नहीं होती, टोटल 100 नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैंने आपको वहां पर भी चीज एक्सप्लेन की थी कि वेटेज जो है वो लाजमी नहीं है परसेंटेज में होनी चाहिए, लाजमी नहीं है। इस वक्त वेटेज जो है आप 25-25-50 कर दे आंसर तो फिर वही आना 57.5 ही आना ना। तो लाजमी नहीं है कि जो वेटेज है वो हमेशा परसेंटेज फॉर्म में ही होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मिड टेस्ट और फाइनल टेस्ट ये 3 सब्जेक्ट ही है ना, वहां सब्जेक्ट का डेटा था, यहाँ टेस्ट का डेटा है। तो वहां 4 सब्जेक्ट थे, यहाँ 3 टेस्ट है। फर्स्ट टेस्ट उसका क्या है, सेकंड टेस्ट उसका क्या है, तो ये टेस्ट का डेटा सेट था ना। तो बात तो एक ही है, वहां 4 सब्जेक्ट्स का डेटा था, यहाँ 3 है, तो कॉलम तो मैंने उसी तरह से 2 बनाए। वहां स्टूडेंट 2 थे ना, ए और बी, यहाँ स्टूडेंट एक ही है। और उसके ये उसके जो वेटेज है वो एक्चुअली जो वो आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। आप इसे 1 to 2 कर दें, 10-10-20 कर लें, 25-25-50 कर दें, 100-100-200 कर दें, सबसे आंसर वही आएगा, दैट इज 57.5। आई थिंक सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। जी सही है। सर क्वेश्चन था कि ये वेटेज अर्थमेटिक मीन जो है ये सिर्फ ग्रुप डेटा के लिए ही है? जो एक्चुअली जो ग्रुप डेटा होता है ना, उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बेसिकली वेट का ही काम कर रही होती है। तो वो आप ये समझ लें कि जो फ्रीक्वेंसी डेटा होता है ना वो वेटेड मीन ही होता है, लेकिन वहां फ्रीक्वेंसी एज अ वेट हो रही होती है। और लेकिन जो अनग्रुप डेटा सेट होता है उसमें हम वेट को मेंशन करते हैं या प्रोवाइड किए जाते हैं, या उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दी जाती है कि जिसकी वेटेज जो है वो क्या हो सकती है। तो इस हिसाब से हम उसकी वेटेज जो है वो असाइन करके और वैल्यूज फाइंड करते हैं। हाँ जी ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन? अच्छा जी, ये तो हमने अरिथमेटिक मीन के रेलेवेंट ये इंफॉर्मेशन सारी कैलकुलेट की। फिलहाल मैंने आपको अरिथमेटिक मीन का ड्रॉबैक नहीं बताया, इसका एक ड्रॉबैक भी है, फिलहाल नहीं बताया कि जी मीन आपने बता दिया है तो बस ठीक है, जो भी डेटा सेट होगा हम उसका मीन फाइंड कर दिया करेंगे। एवरेजिंग करनी थी तो एवरेज मीन मेथड से कर देते हैं। इसका एक ड्रॉबैक है, इसका एक डिसएडवांटेज है, वो फिलहाल मैंने डिस्कस नहीं किया। अब जरा मूव करते हैं सेकंड मेथड की तरफ, सेकंड एवरेज की तरफ, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन। इसको एब्रिविएट करते हैं जीएम के साथ। ज्योमेट्रिक मीन इज अ यूजफुल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। याद है ना, सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेज भी कहते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज अ यूजफुल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर एवरेजिंग द डेटा दैट आर इन परसेंटेजेस। आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि अगर डेटा सेट परसेंटेज के फॉर्म में दिया जाए और आपको कंसर्न हो इस डेटा की एवरेज कैलकुलेट करनी। रिमेंबर जो पिछला डेटा था वहां मार्क्स की एवरेज करनी थी, मार्क्स तो परसेंटेज में नहीं थे ना। ऐसा कोई भी डेटा जो परसेंटेज फॉर्म में हो, और मैंने वर्ड यहां लिखा हुआ है यूजफुल। ठीक, फिलहाल हम इस डिस्कशन में नहीं जा रहे कि जी वाई इट इज यूजफुल, हम उसका मीन क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल उसका मीन कैलकुलेट हो सकता है, ये नहीं कि नहीं हो सकता। अभी ऐड ही करना है ना, जितनी भी वैल्यूज है डिवाइड ही करना तो कर दें, चाहे डेटा एक्चुअल हो परसेंटेज हो, इसमें क्या मसला है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्यों नहीं कैलकुलेट करना चाहिए, फिलहाल मैं आपसे बोल रहा हूं, तो डिस्कस नहीं है, इसलिए कि इसका आंसर है लिटिल बिट मैथमेटिक्स। और वो मैथमेटिक्स का जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें जाके मैं वहां पर भी है। लेकिन फिलहाल आपको इसमें इतनी बड़ी की इसलिए जरूरत नहीं है कि एग्जामिनर मैक्सिमम क्या करता है, वो आपको एक डेटा देके परसेंटेजेस का कह देता है फाइंड द एवरेज बाय अप्रोप्रिएट मेथड। बस आपको पता है इफ द डेटा सेट इज इन परसेंटेज फॉर्म द यूजफुल एवरेज इज टू कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन। अब क्यों, वो मैंने आपको बोल दिया है
कि जी क्यों परसेंटेज के फॉर्म में हो डेटा तो ज्योमेट्रिक मीन ही ज्यादा मुनासिब रहेगा कैलकुलेट करना, वो जब हम मैथमेटिक्स का एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ेंगे तो मैं जाके उसमें इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन क्या है? एक तो ज्योमेट्रिक मीन की कोई नोटेशन नहीं है। अरिथमेटिक मीन की पता ना एक्स बार थी, तो ज्योमेट्रिक मीन की कोई नोटेशन नहीं है, तो मैंने वैसे ही जरा उसको जी लिख दिया है। ये उसकी डेफिनेशन है। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज इज द पॉजिटिव nth रूट, पॉजिटिव nth रूट, उसका nth रूट, पॉजिटिव nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज का प्रोडक्ट ले लेना है और उसका nth रूट। अब nth रूट क्या होता है? फर्ज करें अगर मैंने ये चीज लिखी हुई है तो क्या पढ़ते हैं इसको? स्क्वायर रूट, बिल्कुल सही है। क्यूबिक रूट, ये क्या बन गया? दिस इज कॉल्ड nth रूट। n क्या चीजें हैं? नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा है। तो n क्या चीज है? n जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा सेट है, जिसकी वजह से हम उसे कहेंगे कि nth रूट है। ओके फाइन, डेफिनेशन की हमें कोई इतनी जरूरी भी नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा परसेंटेज फॉर्म में हो, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज टू कैलकुलेट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द डेटा। बहरहाल ये सिचुएशन है, ये उसकी डेफिनेशन है। हमें डेफिनेशन एग्जाम में तो नहीं आएगी, हमें सिर्फ फार्मूला याद रखना है। अनग्रुप डेटा सेट, तो अनग्रुप डेटा, ज्योमेट्रिक मीन उसका फाइंड करना हो, चूंकि उसकी नोटेशन नहीं है तो मैंने जीएम लिखा हुआ है, और ये एक्चुअली लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज को एक्स से लिखते हैं। अब ये क्या नोटेशन है? दिस नोटेशन इज कॉल्ड पाई। आप कहेंगे पाई तो ये होती है 22/7, बिल्कुल सही है, ये दोनों पाई ही हैं। क्या फर्क है? एक कैपिटल एक स्मॉल है, और यही फर्क लैटिन वर्ड पाई, लैटिन वर्ड है, वो स्मॉल पाई है और इसे कैपिटल पाई बोलते हैं। तो जिस तरह से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में कैपिटल और स्मॉल होते हैं, बिल्कुल इसी हर लैंग्वेज में इसी तरह से कैपिटल है, तो ये स्मॉल पाई है, ये कैपिटल पाई है। स्मॉल पाई जो है वो यूज कर ली गई एज 22/7, वो तो फिक्स है। कैपिटल पाई की जो नोटेशन है वो प्रोडक्ट के लिए यूज होती है। अगर किसी का प्रोडक्ट लिखना कंसर्न हो तो कैपिटल पाई लिखते हैं। अच्छा, अगर सम लिखना कंसर्न हो, समेशन यूज करते हैं, ठीक। तो कैपिटल पाई एक्स का मतलब दैट नोटेशन स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वैल्यूज, और फिर उनका आपने nth रूट लेना है। तो रूट लेने के लिए 1/n, तो ये nth रूट आपके पास जो है वो आ जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मे बी कुछ लोगों ने चूंकि ऑलरेडी शायद स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है, और वो कहेंगे जी हमने तो शायद ज्योमेट्रिक मीन का डिफरेंट फार्मूला पढ़ा है, वो लॉग वगैरह के लिए, तो वो भी मैंने मेंशन कर दिया कि ज्योमेट्रिक मीन इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बनता है? समेशन करनी है। देखिए इसमें समेशन, इसमें आल्दो प्रोडक्ट था, लेकिन इसमें समेशन करनी है। किसकी समेशन करनी है? वैल्यूज की नहीं, लॉग एक्स की समेशन करनी है। लॉग एक्स की आपको समेशन करनी है, लॉग एक्स की, डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा, और फिर उसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग, रिवर्स ऑफ लॉग, याद है ना? वो आप लॉग और फिर शिफ्ट फंक्शन से लॉग लेंगे। अब देखने में ये फार्मूला इससे इंटायरली डिफरेंट नजर आ रहा है कि जी इसमें समेशन है, लॉग एक्स है, इसका क्या ताल्लुक है? अगर देखा जाए सिर्फ दो लॉग की प्रॉपर्टी यूज होनी है, क्योंकि किसी जगह पर भी मैं आपको फार्मूलों की डेरिवेशंस नहीं करवा रहा, आपका कंसर्न नहीं है, इस कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। याद करें मेरी पहली स्टेटमेंट, इस सब्जेक्ट में जितने भी फार्मूले हम पढ़ेंगे उनको एज एन रेसिपी पढ़ेंगे। रेसिपी आप खुद नहीं बनाते, मार्केट से बनी बनाई यूज करते हैं। तो ये जो मैथ स्टैट्स के स्टूडेंट्स हैं, मैथ स्टैट्स के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने आपको फार्मूले एज एन रेसिपी दिए हुए हैं, आपने सिर्फ इन फार्मूलों को एज एन रेसिपी फार्मूले यूज करना। ठीक, तो पहले तो हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, बड़ी सिंपल सी है
If a person earns a profit of 2% during the first year, 3% profit during the second year, 5% profit during the third year on his investment, find average percentage profit per year he earns on his investment. कभी वो 2% प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कभी वो 3% प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कभी वो 5% प्रॉफिट अर्न कर रहा है, और फिर हम उसे कहते हैं कि आप 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट बताएं, कभी 2, कभी 3, कभी 5। बिल्कुल सही है, क्यों नहीं अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट हो सकता, बिल्कुल कैलकुलेट हो सकता है। 2 + 3 + 5 डिवाइडेड बाय 3, 3.33 आंसर आ जाएगा इसका। मैं ये नहीं कह रहा, हम इसकी जानिब नहीं जा रहे, हम कह रहे हैं चूंकि डेटा परसेंटेज फॉर्म में है तो इसका मतलब है इट इज यूजफुल टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन एज एन एवरेज। ठीक, और उसका फार्मूला ये कहता है कि जी जितनी भी वैल्यूज हैं उनका पहले तो करें प्रोडक्ट, 2 × 3 × 5, फिर क्या करें उसका रूट लें, जितनी वैल्यूज हैं काउंट कर लें, 1 2 3, तो 1/3 क्यूबिक रूट जिसे कहते हैं 1/3। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 30 की पावर ले ले 1/3, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 3.107। और चूंकि डेटा परसेंटेज फॉर्म में है तो जो भी आंसर आएगा हम उसके साथ परसेंटेज सिंबल लगा देंगे, तो उसकी जो एवरेज प्रॉफिट बनता है वो 3.107% उसका प्रॉफिट जो है वो बनता है। अच्छा, अल्टरनेटिवली अगर मैं इसका सेकंड फार्मूला यूज करूं, उसमें मुझे सम करना है लॉग एक्स वैल्यूज का, तो पहले मैंने इनके लॉग ले लिए, फिर इसको सम भी करना है, ये सम कर लिया। इसके बाद जो आंसर आता है उसको आपने, जो भी आंसर आएगा उसको आपने प्लेस कर देना है इस एंटी लॉग में, फार्मूले में। 1.471 डिवाइडेड बाय 3, जो आंसर आए उसका एंटी लॉग ले रहे, और आंसर आ गया आपके पास 3.107, पहले भी यही आ रहा था 3.107%। तो आंसर दोनों से सेम आएंगे, तो फिर इसका मतलब हो गया कि ये क्या है, ये आपस में अल्टरनेटिव फार्मूले हैं। इसे जरूर अल्टरनेटिव कह सकते हो क्योंकि दिखने में दोनों फार्मूले डिफरेंट हैं लेकिन आंसर्स उनके सेम है। अगर आप मुझे कहेंगे कि विच फार्मूला यू शुड प्रेफर, तो फर्स्ट वन ज्यादा आसान है, बस मल्टीप्लाई करके आप उसकी पावर ले दें, ठीक है। लेकिन उसमें आपको वो पहले लॉग लेने पड़ते हैं, फिर सम, फिर डिवाइड, फिर एंटी लॉग, तो शायद थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क हमारे लिए ज्यादा हो जाता है, लेकिन एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन वो हमारे लिए क्वाइट इजी है कि आप इसकी कैलकुलेशन कर लें। तो ज्योमेट्रिक मीन हमने उस वक्त यूज करना है जब डेटा परसेंटेज फॉर्म में हो। फिलहाल आप ग्रुप डेटा सेट फाइंड करने के लिए 2 अल्टरनेटिव फार्मूले आपको बताए गए हैं। द फर्स्ट वन जिसमें जस्ट वैल्यूज का प्रोडक्ट लेना है, सम नहीं लेना, एंड देन उसके बाद आपने उसका रूट ले लेना है, जितनी वैल्यूज 2 हो तो 1/2 आ जाएगा, 3 हो तो 1/3 आ जाएगा, 4 हो तो 1/4 आ जाएगा। और सेकंड उसका फार्मूला जो है वो लॉग फॉर्म में हमारे पास जो है वो आ रहा है। तो अनग्रुप डेटा ज्योमेट्रिक मीन यूज कब करना है इसकी कोई नोटेशन नहीं है। अनग्रुप डेटा में मैंने 2 अल्टरनेटिव फार्मूले आपसे शेयर कर दिए। नाउ व्हाट अबाउट इफ देयर इज अ ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा अगर आ जाए तो फिर आपने ज्योमेट्रिक मीन अगर कैलकुलेट करना हो तो किस फार्मूले से। अब इसमें आपने प्रोडक्ट ही लेना है, ये देखें प्रोडक्ट ही है, लेकिन किसका प्रोडक्ट लेना है, x की पावर f का, x की पावर f। ग्रुप डेटा में x क्या होता है, ग्रुप डेटा में x क्या होता है, ग्रुप डेटा में x होता है मिड पॉइंट्स, सपोज्ड वैल्यूज। इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करना हो 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आ जाएगा। इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करना हो 6 आ जाएगा, और इसका मिड पॉइंट 9 आ जाएगा, ठीक। अब अगर पहले फार्मूले की बात करें तो आपने पहले फार्मूले के अकॉर्डिंगली क्या करना है, x की पावर f, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, और फिर क्या करना है, प्रोडक्ट करना है।
6 की पावर 3, प्रोडक्ट करना है 9 की पावर 5, और पावर क्या लेनी है 1 डिवाइडेड बाय समेशन एफ, एन नहीं, नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं, समेशन एफ। अब जब आप समेशन एफ करेंगे तो समेशन एफ का मतलब है इन वैल्यूज का समेशन, चूंकि टोटल 10 वैल्यूज है ना डेटा में, 10 वैल्यूज हैं, 2 इधर हैं, 3 इधर हैं, 5 इधर हैं, तो 1/10, तो 6.3972 is the geometric mean for group data if we use the first formula. अब अगर आप सेकंड फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो देखें क्या करना है, समेशन को पहले हाइड कर ले। अब याद करें इस तरह की कैलकुलेशन में आपको बिल्कुल सेकंड या थर्ड लेक्चर में वो 2-3 दिन हम इसी चीज की प्रैक्टिस करते रहे, और मैंने कहा था कि मैं इनके बाद में नाम भी रखूंगा फार्मूलों के, और वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो f मल्टीप्लाई विद log x, ये ले लिया log x, इसको f के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया है, और फिर बाद में जाके इसकी समेशन करनी है, यानी कि ये आंसर आएगा 8.0599, वो आप यहां पर रखेंगे 8.0599 एंड डिवाइडेड बाय 10 समेशन एफ। इसको जब आप सॉल्व करेंगे फिर इसका एंटी लॉग लेंगे, तो ये मैंने सेकंड फार्मूले में 8.0599 डिवाइडेड बाय 10 इसको सॉल्व कर लिया, और इसके बाद उसका एंटी लॉग ले लिया। चूंकि नोटेशन कोई नहीं है तो मैंने इसी तरह से जीएम लिखा हुआ। आंसर क्या आ रहा है 6.3972, पहले क्या आ रहा था 6.3972, चूंकि ये दोनों अल्टरनेटिव्स हैं, तो अगर अल्टरनेटिव्स हैं तो आंसर तो फिर सेम ही आएंगे। यस, आंसर तो इसके सेम ही हैं। तो ठीक, ग्रुप डेटा सेट हो तो 2 अल्टरनेटिव फार्मूलों से हम इनकी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से वेटेड मीन था, इसी तरह से वेटेड ज्योमेट्रिक मीन भी पॉसिबल ही हो सकता है। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, अब ये जो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन है, आप बस इतना याद रखें कि जो ग्रुप डेटा में समेशन वाले फार्मूले थे, एफ की जगह अगर मैं यहां एफ लिख दूं डब्ल्यू की जगह, तो कह सकते हैं ना ये तो फार्मूला ग्रुप डेटे में बनता था, अभी हम पढ़कर आए हैं। ग्रुप डेटे का देखें, यही वाला फार्मूला बनता है, यही वाला। अगर मैं यहां डब्ल्यू कर दूं तो आप कहेंगे ये अब ज्योमेट्रिक मीन वेटेड वाला फार्मूला बन जाएगा। यस, आप किसी पैटर्न से याद रख सकते हैं। तो आप अगर इसको इस तरह से याद रखें कि वेटेड ज्योमेट्रिक मीन जो है वो समेशन डब्ल्यू लॉग एक्स ओवर समेशन डब्ल्यू। अच्छा, ये जो वेटेड मीन वाला फार्मूला है वो आप उसको इसी लॉग वाले पैटर्न से याद करें, अदरवाइज वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसमें भी एफ की जगह डब्ल्यू कर देंगे तो सेम ही आंसर आएगा। यानी कि इस फार्मूले में भी जहां जहां एफ लिखा हुआ है वहां अगर आप डब्ल्यू कर देंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है ना, तो किसी भी एक फार्मूले से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं वेटेड का। वेटेड कब यूज करना है कि जब आपको जो डेटा दिया जाए जिसका आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना था, लेकिन उसकी वेटेज या इंपॉर्टेंस डिफरेंट थी। क्या एग्जांपल है, अब मैंने नीचे लिखा भी हुआ है कि ज्योमेट्रिक मीन फॉर अ ग्रुप डेटा इज अ स्पेशल केस ऑफ वेटेड ज्योमेट्रिक मीन वेयर फ्रीक्वेंसी एक्ट एज वेट। यानी कि एफ की जगह अगर आप वेट रख लेते हैं तो वो एक ही फार्मूले बन जाते हैं। तो जो चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा था वो मैंने यहां पर मेंशन की है। अब जरा एक एग्जांपल है, इफ अ पर्सन invested 20,000 at 2%, 30,000 at 3%, and 50,000 at 5%. Find his average rate of return. Average rate of return. Rate of return से मुराद होता है उसका प्रॉफिट ना, रिटर्न रेट, उसको वापस कितना। तो जो प्रॉफिट उसे मिल रहा है या जो डेटा कह दें जिसकी आपने एवरेज करनी है, वो करनी है रेट ऑफ रिटर्न की एवरेज करनी है, उसकी इन्वेस्टमेंट की एवरेज नहीं करनी है, उसकी रेट ऑफ रिटर्न करनी है। रेट ऑफ रिटर्न उसका 2% भी है, किसी जगह 3% भी है, और किसी जगह 5% भी है। अब इसमें जो चीज थोड़ी डिफरेंट आ रही है कि जहां पर उसने 2% उसे प्रॉफिट मिल रहा है, वहां उसने 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है। जहां उसे 3% प्रॉफिट मिल रहा है वहां उसकी इन्वेस्टमेंट पिछले से ज्यादा है। लेकिन
जहां उसे 5% प्रॉफिट मिल रहा है वहां उसकी इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है, 50,000 रुपया उसने वहां लगाया। अब जब आप मीन की बात करेंगे, एवरेज की बात करेंगे, सबसे पहले तो चूंकि ये डेटा परसेंटेज फॉर्म में है तो सबसे पहले तो आपने कहना जी कैलकुलेट तो इसका ज्योमेट्रिक मीन ही होना चाहिए, बिल्कुल इसका जीएमई कैलकुलेट होना चाहिए क्योंकि परसेंटेज फॉर्म है। सेकंड, क्या जब आप इसकी एवरेज या एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो ये नहीं ज़हन में रखना चाहिए या हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए कि उसने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसमें उसने जहां उसकी इन्वेस्टमेंट कम है और जहां उसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो उस रेट को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। ये तो नहीं है कि एक जगह आपने 2 रुपए लगाए हुए हैं, एक जगह आपने 20 लाख रुपया लगाया हुआ है और जब आप उसकी कैलकुलेशन करें आप कहेंगे एक ही बात है, एक इन्वेस्टमेंट उधर से आई है, एक उसकी उधर से आई है, 5% उधर से है, 5% उधर से है, तो दोनों जगह से चूंकि 5% है तो एक ही बात है। भाई वहां सिर्फ 2 रुपए लगे हुए हैं, वहां 20 लाख रुपया लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये तो हमारा डेटा बन जाएगा क्योंकि हमने एवरेज इसी की करनी है और ये वेट के तौर पर जो है वो आ जाएगी। ये जो इंफॉर्मेशन हमें आएगी दूसरी वो वेट के तौर पर इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये मैंने वेट्स, क्योंकि डेटा हमारे पास वही 2, 3, 5 है, ये हमारे पास वेट्स आ गए और फार्मूले के अकॉर्डिंगली log x लेके उसे w से मल्टीप्लाई कर दें, इंस्टेड ऑफ f w से मल्टीप्लाई कर दिया तो log ऑफ x लेके w से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन एंटी लॉग और इसको मैंने उसकी जगह प्लेस कर दिया एंड फाइनली आई विल गेट द आंसर कि अगर उसको एक जगह से 2%, एक जगह से 3%, एक जगह से 5% और इस चीज की भी केयर की जा रही है कि जहां पर उसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है हमने उसको ज्यादा वेटेज दी हुई है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट उसकी ज्यादा है, उसकी ज्यादा वेटेज है, तो इसलिए उसका ओवरऑल रिटर्न रेट जो बनता है वो 3.5713% बनता है। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन उस जगह पर यूज किया जाता है जहां पर वैल्यूज की जो इंपॉर्टेंस या वेटेज कम ज्यादा हो। जहां तक फार्मूला याद रखने का ताल्लुक है, ग्रुप डेटा के फार्मूले याद करें और जहां जहां एफ लिखा हुआ है उसकी जगह अगर आप डब्ल्यू कर दें इसमें भी और अरिथमेटिक मीन में भी तो आप ये फार्मूले गेट कर सकते हैं। अच्छा, और एक दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी, फर्ज करें अनग्रुप डेटा सेट है, अनग्रुप डेटा सेट है और इस अनग्रुप डेटा सेट में एक कैलकुलेशन मैंने ये बताई थी आपको कि जहां पर भी आप समेशन लिखते हैं उसकी जगह अगर आप समेशन एफ लिख लें और जहां एन लिखा हुआ है उसकी जगह समेशन एफ कर दें तो ये ग्रुप डेटा के फार्मूले बन जाएंगे। अनग्रुप डेटा के फार्मूले ग्रुप डेटा में बनाने हो तो देखें यही बने हुए हैं, तो आपके लिए आसान हो गया। जहां समय देखें अगर मैं इसको काट देता हूं और इसकी जगह एन लिख लेता हूं तो ये बन गए अनग्रुप के, और जहां समेशन आ रही है उसकी जगह समेशन एफ कर दिया और जहां एन था समेशन एफ कर दिया तो ग्रुप के, और एफ की जगह डब्ल्यू कर दिया तो ये वेटेड ज्योमेट्रिक मीन के। देखिए फार्मूले याद तो आपने रखने ही रखने, जाहिर है इसके अलावा तो कोई और वे नहीं है, लेकिन अगर एक पैटर्न से, एक सीक्वेंस से, एक रिदम से चलेंगे ना कि जी उधर एफ की जगह समेशन एफ कर देंगे, वहां एफ की जगह डब्ल्यू कर देंगे तो फिर शायद हमें ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। हाँ जी, अब इस का हमने कैलकुलेट कर लिया है। लास्ट पर मैंने एक नोट दिया हुआ है और नोट ये है कि ज्योमेट्रिक मीन is not possible to calculate for a data set which contains negative or zero values। अगर डेटा में कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, जैसे अगर इसी की बात करें तो नुकसान हो गया, नेगेटिव में चले जाएगा, या कोई भी वैल्यू जीरो हो जाती है तो उस सूरत में ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं। डेटा सेट नेगेटिव आ जाए या जीरो वैल्यूज आ जाए। फर्ज करें एक डेटा सेट है एक्स का 205,
और log x कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर पे जब आप log ऑफ 0 लिखेंगे तो वो आपको कहेगा मैथ एरर। कैलकुलेटर मैथ एरर का वर्ड कब लिखेगा? कैलकुलेटर हर उस कैलकुलेशन के ऊपर मैथ एरर का वर्ड लिख देगा जो डेटा मैथमेटिकली कैलकुलेट करना पॉसिबल ही ना हो। मैथमेटिकली लॉग ऑफ 0 आप करके देखें तो वो आपको कहेगा मैथ एरर। डोंट से इट इज इन्फिनिटी। एंड देखो इन्फिनिटी एग्जिस्ट करती है, इन्फिनिटी स्टार्स हैं जी, एग्जिस्ट करती है। मैथ एरर का मतलब होता है ये चीज की ही नहीं जा सकती, तो मैथमेटिक्स में हर कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म हो सकती। लॉग ऑफ 0 सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। और लेट्स सपोज अगर कोई डेटा नेगेटिव आ जाए तो फिर भी यही मैसेज आएगा मैथ एरर का। तो इसलिए एक नोट था कि कोई भी ऐसा डेटा जिसमें कोई भी वैल्यू 0 आ जाती है या नेगेटिव आ जाती है, 0 या नेगेटिव वैल्यू अगर आ जाती है तो इस दोनों सूरतों में उस डेटा सेट का ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। समटाइम एग्जामिनर 1 मार्क का क्वेश्चन देता है और उसमें वो जो है वो 0 एक वैल्यू रख देता है और एक वैल्यू समथिंग रख के कह देता है इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करे। तो सिंपल इज दैट बिकॉज देयर इज अ 0 वैल्यूज इन द डेटा और देन व्हेनेवर देयर इज अ नेगेटिव वैल्यू इन द डेटा इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन। फिर मजबूरी है, क्या करें कि जी वो तो नहीं अब कैलकुलेट हो सकता। तो मैंने आपको अरिथमेटिक मीन ये तो नहीं कहा था कि गलत है कैलकुलेट करना, लेकिन मैंने कहा था यूजफुल ये है। और अब चूंकि वो यूजफुल नहीं है रहा हमारे लिए, तो इसलिए फिर अब हम मूव करके उसी सिचुएशन में चले जाएंगे। ओके जी, चूंकि अब ये कैलकुलेट नहीं हो सकता, मजबूरी है, तो इस मजबूरी को तहत अब हम इसका अरिथमेटिक मीन ही दोबारा से जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो बहरहाल ये इसका मैटर। अच्छा, इसमें जो सेकंड पॉइंट आ रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन इज नॉट मच अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, ये मैं आगे जाके बिल्कुल मेरे ज़हन में है कि व्हाट आर द एक्सट्रीम वैल्यूज, ये थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अगली 1-2 स्लाइड में मैं इसको जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपको एक्सप्लेन किया गया अंडर व्हाट सिचुएशन वी शुड यूज ज्योमेट्रिक मीन व्हेनेवर द डेटा सेट इज इन परसेंटेज फॉर्म, although there is a disadvantage attached with it. Whenever there is any value in the data set is a 0 or a negative, it is not possible to calculate the geometric mean for that data set. अब नेक्स्ट टाइप की एवरेज जो है, तीसरी टाइप की जो एवरेज है वो है हार्मोनिक मीन। देखिए पैटर्न हम वही चलाएंगे, सिचुएशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, ग्रुप अनग्रुप में उसके फार्मूले पढ़ेंगे, और अगर उसके साथ कोई ड्रॉबैक भी है तो वो भी डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक मीन में भी यही पढ़ा हमने। अनग्रुप में ग्रुप में उसके फार्मूले पढ़े, उसका फिलहाल अभी कोई ड्रॉबैक जो है वो हमने डिस्कस नहीं किया। हार्मोनिक मीन जो है इज अ यूजफुल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर एवरेजिंग डेटा दैट आर इन रेट्स। वहां था वर्ड परसेंटेजेस और यहां वर्ड होता है रेट्स। अब सबसे पहले रेट क्या चीज है? रेट, जैसे मैंने एग्जांपल दी है स्पीड। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है ना, डिस्टेंस जब आप कैलकुलेट करते हो ना तो आप कहते हो स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड का फार्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस ओवर टाइम। अच्छा, ये जो चीज है ना, ये वाली डिस्टेंस ओवर टाइम, एक वर्ड होता है रेशो, एक वर्ड होता है रेट। रेशो और रेट में फर्क ये होता है कि जब भी हम किसी चीज की रेशो कैलकुलेट करते हैं तो जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्वांटिटी होती है वो सेम यूनिट्स होते हैं। वो कभी एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ी होगी जी, इसकी इसके साथ रेशो क्या है। जो रेट होता है उसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के यूनिट्स डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट यूनिट्स।
इसलिए जो स्पीड जो है वो रेट इसलिए है कि डिस्टेंस के यूनिट जो हैं वो किलोमीटर्स में आ जाएंगे और टाइम जो होगा वो आवर्स में आएगा। किलोमीटर पर आवर स्पीड के यूनिट होते हैं, रेशो के यूनिट्स नहीं होते। क्यों? ऊपर जो क्वांटिटी होती है उसके यूनिट्स और नीचे जो क्वांटिटी होती है उसके यूनिट आपस में कैंसिल होते हैं, जो कि उनके यूनिट ही सेम होते हैं। तो रेशो के नो यूनिट्स होते हैं, उनके कोई यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स नहीं होते। लेकिन जो रेट होता है, चूंकि न्यूमिनेटर की क्वांटिटी के यूनिट डिफरेंट होते हैं, डिनोमिनेटर की क्वांटिटी के यूनिट डिफरेंट होते हैं, तो वो कैंसिल नहीं होते बल्कि वो यूनिट आंसर में आते हैं। तो फर्ज करें स्पीड आ जाती है तो उसे हम कह देते हैं 60, 7 यूनिट भी लिखते हैं, दैट इज किलोमीटर्स पर आवर। ठीक, तो रेट मैंने एक्सप्लेन किया है कि रेट क्या होता है और रेशो, ये दोनों एक्चुअली मैथ्स के टॉपिक है। बिल्कुल मैथ्स का जब हम पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें बड़ी डिटेल के साथ इनको जरा मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि इसमें जिक्र आ गया रेट का तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि रेशो और रेट क्या होती है। जैसे होती है ना, पाकिस्तान में जेंडर रेशो बताएं, यानी कि मेल फीमेल रेशो बताएं। अब वो जो आप कहेंगे 55-45 कि जी 55 फीमेल है 45 मेल है, तो ये हो जाती है फीमेल टू मेल रेशो। अब देखिए इनके साथ कोई यूनिट नहीं आएंगे क्योंकि इसके यूनिट फीमेल ये किस किलोग्राम में मेजर होगी, नहीं, नंबर है, नंबर के साथ कैंसिल हो गया तो बस यही रह गया, तो ये रेशो कहलाएगी। क्यों? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो हैं उनके सिमिलर यूनिट्स हैं। ठीक, रेट में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के यूनिट जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए आंसर के साथ आप जितने भी फिजिक्स के केमिस्ट्री के देखें तो अक्सर आप इस तरह के फार्मूले मिलते हैं कि जी इसके जो यूनिट्स हैं जूल पर दिस वन है, फला पर दिस वन है, तो वो रेट कहलाता है। तो मैंने एक्चुअली आपको रेट जो है वो एक्सप्लेन किया। अच्छा, रेट में एक जाहिर है एक न्यूमिनेटर की क्वांटिटी होती है और एक डिनोमिनेटर की क्वांटिटी होती है। नोट मैंने लिखा हुआ है इफ एवरेजिंग रेट्स इफ न्यूमिनेटर इज कांस्टेंट, यानी कि ये न्यूमिनेटर है डिस्टेंस, देखते हैं कांस्टेंट से क्या मुराद है। इफ न्यूमिनेटर इज कांस्टेंट देन HM हार्मोनिक मीन इज अप्रोप्रिएट, एंड इफ डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट हो जाता है, देखते हैं कैसे कांस्टेंट से मुराद क्या है, देन अरिथमेटिक मीन इज अप्रोप्रिएट। फिर अरिथमेटिक मीन आ गया, इसीलिए ज्यादा पॉपुलर है। रेट का डेटा सेट हो तो जाहिर है जब भी रेट का डेटा सेट होगा एक क्वांटिटी न्यूमिनेटर में होगी, एक क्वांटिटी डिनोमिनेटर में, ये बात फिक्स हो गई। अब अगर न्यूमिनेटर की क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है, वो देखेंगे एग्जांपल में किससे कांस्टेंट बोल रहा हूं, तो फिर तो हम हार्मोनिक मीन ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन डेटा रेट का ही है, लेकिन क्वांटिटी जो डिनोमिनेटर में है वो कांस्टेंट आ रही है, तो फिर हम अरिथमेटिक मीन ही हमने यूज करना है। एंड अगेन इस डिस्कशन में हम नहीं जा रहे व्हाई, क्यों, अगेन देयर इज अ मैथमेटिकल रीजनिंग बिहाइंड दैट। तो पहले तो हम हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द हार्मोनिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ n वैल्यूज इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल वैल्यूज। जी बिल्कुल ये डेफिनेशन की समझ नहीं आ रही, रहने दें, हमें डेफिनेशन तो एग्जाम में आनी ही नहीं है। इसी चीज को लिखा कैसे है बस इतना बता देता हूं कि रेसिप्रोकल कहते हैं 1/n है, वैल्यूज को x कहते हैं ना, तो ये क्या बन गया, रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यू, ये रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज बन गया। फार्मूला हार्मोनिक मीन का अनग्रुप डेटा सेट, अनग्रुप डेटा सेट है, हार्मोनिक मीन का फार्मूला n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x। जरा ना अरिथमेटिक मीन को भी उलट किया होगा, देखिए ये लिखा हुआ रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसको भी उलट कर दें। अगर आप इसको उलट करेंगे तो ये फिर सॉरी, जो अरिथमेटिक मीन होता है वो होता है समेशन x/n। इसको रेसिप्रोकल किया, n ऊपर चले गया ओवर, आप कहेंगे नीचे समेशन x, नहीं, उसको भी रेसिप्रोकल कर दें तो 1/x। तो डेफिनेशन भी अब आप याद कर सकते हैं कि रेसिप्रोकल है अरिथमेटिक मीन का, यानी कि उसका उलट
और फिर अरिथमेटिक मीन भी वैल्यूज का नहीं है बल्कि रेसिप्रोकल वैल्यूज का है। नहीं समझ आ रही इस डेफिनेशन की, डजंट मैटर, बस फार्मूला हमारे ज़हन में होना चाहिए। तो ये फार्मूला क्या है, एग्जांपल कोट कर रहा हूं। जाहिद ड्रोव एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 माइल्स पर आवर फॉर द फर्स्ट 30 माइल्स। वो उसने 30 मील पर घंटे पर आवर के लिहाज से उसने पहले 30 मील का सफर इस स्पीड के साथ किया है। 30 माइल्स ये स्पीड है और इतनी स्पीड के साथ 30 मील तक वो इसी स्पीड के साथ चला है। एट अ स्पीड ऑफ 60 माइल्स पर आवर फॉर द नेक्स्ट 30 माइल्स। अगले जो 30 मील का सफर है उसने 60 की स्पीड से किया है। पहले 30 मील का सफर, ये पहले 30 माइल्स हैं, उसकी स्पीड थी 30 माइल्स एन आवर। जो अगले 30 माइल्स हैं उसकी स्पीड डबल हो गई, 30 माइल्स एन आवर। If he made no stop during the trip, calculate Zahid's average speed in the miles per hour. Is Zahid calculate in miles per hour? अब देखें ये रेट्स का डेटा सेट आ गया, स्पीड का आ गया। स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। कौन सी चीज फिक्स हो रही है, देखें जरा, क्या आपको डिस्टेंस फिक्स कर रहा है कि जी पहले 30 मील फिर 30 मील, तो डिस्टेंस इज अ कांस्टेंट। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट आ जाता है तो फिर कौन सी चीज अप्रोप्रिएट है, एज डिस्टेंस, बिकॉज डिस्टेंस इज इन न्यूमिनेटर इज कांस्टेंट 30 माइल्स, सो हार्मोनिक मीन इज अप्रोप्रिएट। तो इस डेटा सेट का हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। पहले वैल्यूज को आपने रेसिप्रोकल बना दिया है और फिर इस रेसिप्रोकल वैल्यूज को आपने फार्मूले में फिट कर दिया है। नंबर ऑफ वैल्यू इज 3, सम ऑफ द रेसिप्रोकल वैल्यू इज 0.0661, so the answer is 49.10 miles an hour is its average speed, miles an hour। पहले 30 मील का जो डिफरेंस है उसने 30 की स्पीड से तय किया है, अगले 30 मील का जो उसने डिस्टेंस है वो 60 की स्पीड से तय किया है। तो जाहिर है टाइम तो नहीं सेम लगेगा ना, टाइम तो बदलेगा। क्यों, यहां पर वो स्लोअर स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो टाइम उसे ज्यादा लगेगा, यहाँ फास्टर स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो टाइम उसे कम लगेगा। डेटा सेट रेट फॉर्म में है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में है। न्यूमिनेटर इज अ कांस्टेंट, और अगर न्यूमिनेटर जो है वो कांस्टेंट नंबर आपको मिले और रेट का डेटा सेट हो तो हार्मोनिक मीन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। ठीक है जी, बाकी जो आपकी क्यूरीज हैं, इसके रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे पूछेंगे। और मीनवाइल जो है आपने अपने और अपने घर वालों की जो है वो केयर करनी है। ओके जी, अल्लाह।